तो मैंने यहाँ पर कहा कि अगर यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये एस शेप का जो डिलीवरी ट्यूब था, इस डिलीवरी ट्यूब के अगर बाहर की तरफ देखा जाए तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है और ये रहे बैक्टीरिया। तो ये रहे बेसिकली बैक्टीरिया जो अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन अंदर जा नहीं पा रहे इस एस शेप डिलीवरी ट्यूब की वजह से। और ये है बेसिकली फिल्टर। तो इस एक्सपेरिमेंट से एक बात ये समझ में आई, दोबारा से देख लीजिए कि यहाँ पर पहले तो हमने इसको हीट करके स्टरलाइज कर लिया था पूरी तरीके से, और जब हीट करके स्टरलाइज इसको कर लिया तो उसके बाद में आपने देखा कि स्टरलाइज करने के बाद आपने देखा इसको कि यहाँ पर हमने इसको ठंडा कर दिया, और ठंडा करने के बाद इसको खाली छोड़ दिया कुछ वक्त के लिए। और जब खाली छोड़ दिया हमने कुछ वक्त के लिए तो हम ये देख रहे हैं कि इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बैक्टीरिया था वो यहाँ से तक तो पहुंच पा रहा है लेकिन नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है, और इस वजह से इसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की कोई ग्रोथ नहीं हो रही है। और जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो रही है तो लुईस पास्चर ने अगली बार में क्या किया कि इस एस शेप डिलीवरी ट्यूब को ही तोड़ दिया। उसने क्या किया कि एस शेप डिलीवरी ट्यूब को तोड़ दिया, और जब एस शेप डिलीवरी ट्यूब को तोड़ दिया तो उसने देखा कि इसके अंदर जो अंदर मटेरियल पड़ा था यहाँ पर, उस मटेरियल के अंदर उसने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अब ग्रो करने लगे क्योंकि एयर इसके अंदर जाने लगी, एयर अंदर जाने लगी। और एयर के साथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसको तोड़ा था तो दैट इज अ ब्रोकन नेक। और इसके बाद अगर देखा जाए तो यहाँ पर इसके अंदर अब बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गया है। तो इसके अंदर अगर देखा जाए तो बैक्टीरिया प्रेजेंट हो गया है। तो अभी तक जो सभी लोग ये मानते थे कि लाइफ जो है वो अपने आप से डेवलप हो जाती थी, अपने आप से फॉर्म हो जाती थी, तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर हुआ क्या है कि सबसे पहले आपने देखा कि पहले आपने स्ट्राइल कंडीशन जनरेट की। स्ट्राइल का मतलब है माइक्रो फ्री कंडीशन जनरेट की। माइक्रो फ्री कंडीशन जनरेट करने के बाद आपने इसको ठंडा कर दिया। अगर लाइफ अपने आप से जनरेट होना होती तो इस स्ट्राइल कंडीशन के अंदर लाइफ अपने आप से जनरेट हो जाती, लेकिन यहां पर लाइफ अपने आप से जनरेट हुई नहीं, और एयर के कांटेक्ट को हमने तकरीबन खत्म कर दिया। जो बैक्टीरिया थे, जो माइक्रोब्स थे, वो यहां तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे एयर से। लेकिन पास्चर ने जब इसको तोड़ दिया, इसके नेक को तोड़ दिया, तो उसने देखा कि एयर जो है अब इस कांटेक्ट में आ रही है, और जब एयर इस कांटेक्ट में आ रही है तो अब यहां पर माइक्रोब ग्रो करने लगे। और जब माइक्रोब ग्रो करने लगे तो उसने ये बात डिसाइड कर लिया कि जो माइक्रोब्स आ रहा है वो बेसिकली एयर से आया है। यानी जो ऑर्गेनिजम्स आए हैं, इस एक्सपेरिमेंट से ये समझ में आया कि ऑर्गेनिजम्स कम्स फ्रॉम एयर। यानी जो ऑर्गेनिज्म आए हैं वो बेसिकली एयर से आए हैं। ठीक है। तो मैंने कहा कि यहां पर ही शो डैट in sterilized swan neck flask life did not comes from killed yeast because germs are present on dust particle which are trapped on S-shaped neck delivery tube।
इसके बाद इसको एक्सप्लेन किया, दैट इज अ मॉडर्न तो थ्योरी ने। सर हाँ, अगर हम डेड ईस्ट की जगह अलाइव ईस्ट लेते तो क्या होता? अलाइव लीव होते तो हमें क्या जानना था, हमारा मकसद क्या था, हम ये एक्सपेरिमेंट क्यों कर रहे थे? हाँ जी, लाइफ कैसे आती है वो हम जानने ये के जानना लिए। चाह रहे थे कि लाइफ कैसे आती थी। और अगर आप अलाइव यहाँ पर जिंदा यीस्ट ले लेते, जब जिंदा यीस्ट ले लेते तो अब लाइफ कहाँ से आएगी, ये वाला तो सवाल ही खत्म हो गया ना। समझ रहे हैं? यानी हमने यहाँ तो पर, फिर इसमें ये क्यों माना, ये लोग ये क्यों कहते थे इस थ्योरी में कि अर्थ पे जो लाइफ ओरिजिनेट हुई है वो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही आई है? तो प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से इसलिए माना है क्योंकि अगर आप जितने भी यहाँ पर ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं, जितने भी ऑर्गेनिजम्स को देख रहे हैं, वो सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करने के लिए उनके पेरेंट्स हैं या नहीं है? क्या कोई भी ऑर्गेनिज्म बिना पेरेंट्स के आया है? बताइए। और जब हर किसी ऑर्गेनिज्म के पेरेंट हैं, तो आपने कह दिया कि जो नई लाइफ है, जो न्यू ऑर्गेनिज्म है, वो हमेशा प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से फॉर्म होगा। प्री एग्जिस्टिंग का मतलब यहाँ बात हो रही है पेरेंट से, और न्यू लाइफ का मतलब है दैट इज यहाँ बात हो रही है ऑफस्प्रिंग से। तो ये न्यू लाइफ ऑफस्प्रिंग की बात हो रही है कि जब भी ऑफस्प्रिंग अर्थ पर फॉर्म होगा, वो हमेशा उसके कोई ना कोई लिविंग पेरेंट होंगे। लेकिन इस एक्सपेरिमेंट में हम ये देख रहे हैं कि आखिर ये ऑर्गेनिज्म आ कहाँ से रहा है, जो पहला ऑर्गेनिज्म आया होगा वो कैसे फॉर्म हुआ होगा, इस चीज का हमें पता लगाना था। तो हमने कुछ अंदाजे लगाए जिसके बिना पर हमने ये तक कह डाला कि लाइफ अपने आप आ जाती है, लाइफ ऑर्गेनिज्म अपने आप फॉर्म हो जाता है। तो इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया स्प्लेंजेनी ने, रेडी ने और लुइस पास्चर ने। उसने कहा कि लाइफ अपने आप नहीं आती है, बल्कि लाइफ के कुछ अदर सोर्सेज है जहां से आ रही है। ठीक है, और हम उसको गलत समझ बैठे हैं कि लाइफ अपने आप फॉर्म हो रही है। तो लुइस पास्चर का एक एक्सपेरिमेंट है, उस एक्सपेरिमेंट में लुइस पास्चर ने क्या किया कि उसने बेसिकली तीन इस तरीके का एक फ्लास्क लिया, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, और उस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर शुगर सॉल्यूशन ले लिया और कुछ किल्ड यीस्ट ले लिया। इसका मतलब कोई भी जिंदा ना रहे, इसको उसने पहले हीट करके स्टराइल किया गया है। यानी उसको हीट करके क्या किया गया है, स्टराइल किया गया है। स्टराइल करने का मतलब हुआ कि जितना भी माइक्रोब अगर इसमें होने की कोई गुंजाइश थी, तो वो माइक्रोब सब खत्म हो जाएंगे। और जब माइक्रोब खत्म हो जाएंगे, वहां से हम देखेंगे कि क्या इस माइक्रो फ्री सॉल्यूशन के अंदर क्या अपने आप से माइक्रोब फॉर्म हो सकता है, नहीं हो सकता, इसका पता लगाना था। कुछ समझ में बात आ रही है, नहीं आ रही है? जी सर, आ गई। तो मैंने ये कहा कि इन्होंने क्या किया कि पहले इस सॉल्यूशन को लिया, इस सॉल्यूशन के अंदर सारे मटेरियल को बेसिकली स्टराइल किया। स्टराइल करने का मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जितने भी माइक्रोब्स थे वो सब खत्म हो गए। और माइक्रोब खत्म करने के बाद इस सॉल्यूशन को ठंडा कर लिया, और ठंडा करने के बाद उसने इसको एज सच छोड़ दिया। ठीक है, एज सच रहने दिया विदाउट डिस्टर्बिंग, इसको डिस्टर्ब नहीं किया फिर। और जब ये ठंडा हो गया तो देखा कि क्या इस सॉल्यूशन के अंदर माइक्रोब डेवलप हो रहे हैं, नहीं हो रहे। तो इसको पता लगा, इसको ठंडा कर दिया, लेकिन पाया उसने कि कोई माइक्रोब इसमें फॉर्म ही नहीं हुआ है। यानी इसके अंदर माइक्रोब फॉर्म नहीं हो रहे थे। जबकि अभी तक हम ये कह रहे थे कि लाइफ अपने आप फॉर्म हो जाती है। और जब लाइफ अपने आप फॉर्म हो जाती है, फूड में फॉर्म हो जाती है, तो देखो ये भी तो शुगर भी तो फूड था, इसमें भी लाइफ फॉर्म हो जानी चाहिए थी। अगर आप एक रोटी को खुले में रख दें, तो आप देखते हैं कि कुछ कुछ घंटों में ही उसके ऊपर माइक्रोब्स ग्रो कर जाते हैं। आप देखते ही बात, समझ रहे हैं? तो इसका मतलब माइक्रोब्स यस अपने सर। आप फॉर्म हो गया, नहीं हो गया? इसी तरीके से कुछ लोगों ने यह तक कहा कि अगर किसी रूम के अंदर गेहूं भरा हुआ है या फूड भरा हुआ है, तो वहां पे चूहे अपने आप फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो अब सवाल यह था कि क्या जहां पर फूड है वहां पे ऑर्गेनिज्म अपने आप फॉर्म हो रहा है, या कुछ और वजह है, कहीं और से आ रहा है? तो यहां पर आपने देखा कि एक शुगर सॉल्यूशन था, ये बेसिकली यहाँ पे फूड भरा हुआ था। और जब फूड था यहाँ पर, तो ऑर्गेनिज्म को अपने आप से फॉर्म हो जाना चाहिए था। और इसको कनेक्ट, इसको ये एस शेप डिलीवरी ट्यूब लगा के यहां से अगर देखा जाए तो हमने एक फिल्टर लगा दिया है। और जब फिल्टर लगा दिया तो हम देख रहे हैं कि इसमें कोई भी माइक्रो फॉर्म नहीं हो रहा है।
और जब माइक्रोब फॉर्म नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म अपने आप तो फॉर्म नहीं हो रहा है। अगर फॉर्म होना होता तो यहाँ पे भी माइक्रोब अपने आप फॉर्म हो जाते। फिर इस डिलीवरी ट्यूब के इस एंड को, स्टार्टिंग एंड्स को देखा गया तो यहाँ पर खूब बैक्टीरिया आपको नजर आ गए, मिल गए। लेकिन लुईस पास्चर ने क्या किया कि इस डिलीवरी ट्यूब को यहाँ से ब्रेक कर दिया, और जब ब्रेक कर दिया तो उसने देखा कि अब सॉल्यूशन के अंदर काफी बैक्टीरिया ग्रो कर गया है, काफी सारा बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो कर गया। और जब बैक्टीरिया इसके अंदर ग्रो कर गया तो उसने कहा कि जितना भी ऑर्गेनिज्म है वो एयर से आ रहा है। ठीक है, एयर से आ रहा है। बेसिकली एयर के अंदर पहले से माइक्रोब्स मौजूद है। फिर सवाल ये आया कि आखिर एयर में कहां से आया है माइक्रोब्स। समझ रहे बात को, ये कहां से ऑर्गेनिज्म एयर में आया है? कुछ समझ में कहानी आई नहीं आई है? आ गई। देखिए ऐसा था, शुरू से थोड़ा सा पहले से चलते, थोड़ा पहले चलते हैं। पहले चलने की बात यह है कि सबसे पहले साइंटिस्ट ने यह सोचा कि आखिर ये ऑर्गेनिज्म कहां से आया, कैसे इस अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म आए हैं। इस बात को सोचते हुए सबसे पहले एक थ्योरी आई जिसका नाम था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। यानी सबसे पहली जो थ्योरी आई थी उसका नाम था थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। उस थ्योरी को सपोर्ट किया था पारासोरेस ने। उसका कहना था, पारासोरेस का कहना था कि इस अर्थ के ऊपर ऑर्गेनिज्म हमेशा से मौजूद थे एज सच, और हमेशा से फ्यूचर में भी एज सच रहेंगे। क्लियर है बात? ये कहना था फादर सोरेस का। लेकिन अब उनसे ये पूछा गया कि ये जो इतने सारे ऑर्गेनिज्म दुनिया में आए कैसे आए, तो उनका कहना था कि अगर आप ह्यूमंस की बात करें, ह्यूमंस की, तो ह्यूमंस में अगर देखा जाए तो पहले जो ऑर्गेनिज्म अर्थ पर आए वो एडम एंड ईव आए। उनसे ये पूछा गया कि एडम और ईव कहां से आए, ठीक है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन क्या है, तो इसका जवाब वो नहीं दे पाए। इसका जवाब उनके पास नहीं था कि आखिर कहां से एडम और ईव आए हैं। बात समझ में आ रही है? इसी तरीके से हिंदुइज्म से ये पूछा गया कि कहां से मनु और श्रद्धा आए, तो इसका जवाब नहीं था। उनका कहना सिर्फ इतना था कि ऑर्गेनिज्म दुनिया में हमेशा से थे और दुनिया हमेशा से थी। और दुनिया अगर हमेशा से, अगर मान लेते हैं कि ऑर्गेनिज्म हमेशा से ऐसे थे, तो हमें कभी भी डायनासोर्स वगैरह के फॉसिल्स नहीं मिलते। ये जो फॉसिल्स है वो हमें यही बताते हैं कि अगर डायनासोर्स वगैरह के फॉसिल्स हैं तो वो हमें ये बताते हैं कि ये लाइफ पहले मौजूद थी, लेकिन आज ये लाइफ यहाँ पर मौजूद नहीं है। बात यहाँ तक क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? समझ रहे? तो फॉसिल्स हमें ये बता पा रहे हैं कि पहले लाइफ कुछ और थी, जबकि फादर सोरेस ये कह रहे थे कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में जब से हैं वो हमेशा एज सच रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं हो रहे। बात यहाँ तक क्लियर हो रही है या नहीं है? यस सर। ठीक है। इसके बाद ये थ्योरी को फेल हो गई। इसके बाद एक और थ्योरी आई। अब सवाल ये पैदा हो गया कि आखिर इतने ये ऑर्गेनिज्म दुनिया में कहां से आए। तो एक और थ्योरी आई, दैट इज द थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया या कॉस्मिक थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। ठीक है, कॉस्मिक थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, कॉस्मिक थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया जो थी, इस थ्योरी ने ये कहा कि ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरी जगहों से आए हैं। दूसरी जगहों से मतलब यह है कि अदर प्लैनेट से आए हैं। ठीक है, अदर प्लैनेट से आए हैं, और ये ऑर्गेनिज्म जो है वो स्पोर्स की शक्ल में आए हैं। तो इस थ्योरी का नाम जो पड़ा है, इस थ्योरी का नाम जो पड़ा है वो बेसिकली, इस थ्योरी का नाम ऐसे पड़ा है, दैट इज कॉस्मिक माने होता है यूनिवर्स के, और पेनिस्पर्मिया का मतलब है स्पोर्स के। तो ये मानना था इस थ्योरी का कि ऑर्गेनिज्म जो है वो दूसरे किसी प्लैनेट से, यूनिवर्स में कहीं और से स्पोर्स की शक्ल में वो इस जमीन पर आए और यहाँ पर जर्मिनेट कर गए, यहाँ पर ग्रो कर गए। और अगर मान लेते हैं कि ये वाली बात थोड़ी देर के लिए अगर मान ली जाए कि दूसरे प्लेनेट से ऑर्गेनिज्म आया है और यहाँ पर आके जर्मिनेट कर गया है, अगर थोड़ी देर के लिए बात मान ली जाए, तो हमें ये पता है कि जब कोई भी स्पोर्स दूसरे प्लेनेट से आएगा तो उसको यूवी रेस को क्रॉस करना होगा, क्योंकि अर्थ के चारों तरफ यूवी लाइट मौजूद है। और जब यूवी लाइट मौजूद है तो यूवी लाइट किसी भी स्पोर्स को बचे छोड़ेगी नहीं जिंदा, और जब सारे स्पोर्स को किल कर देगी तो दूसरे प्लेनेट से स्पोर का आना नामुमकिन है। तो इसका मतलब थ्योरी ऑफ कॉस्मिक पैनिस्पर्मिया जो थी ये भी फेल हो गई। इसके बाद एक और थ्योरी आई, यानी अब एक सवाल ये समझ में आ गया
कि जो ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन है वो बेसिकली अर्थ पर ही हुआ है, कहीं दूसरी जगह से नहीं आया है। फिर और सोचा गया तो कहा गया कि थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात आई। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन ये कहती थी कि ऑर्गेनिज्म अपने आप से फॉर्म हो जाता है, यानी उसका कहना था कि जहां पर भी खाना पीना रखा हुआ है, सड़ा हुआ है, गला हुआ है, किसी भी हालत में है, लेकिन फूड है, वहां पर ऑर्गेनिज्म अपने आप फॉर्म हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल उसने ये कहा कि अगर किसी कमरे के अंदर, किसी रूम में, किसी गोडाउन में अगर खाना भरा हुआ है तो वहां पर चूहे अपने आप प्रोड्यूस हो जाते हैं। इसी तरीके से कोई अगर चपाती या रोटी जो है अगर आप खुले में रख देंगे तो उसके ऊपर माइक्रोब्स अपने आप से ग्रो हो जाता है। तो इससे साइंटिस्ट को ये लगता था कि ऑर्गेनिज्म अपने आप से फॉर्म हो रहा है। बात समझ रहे हैं? लेकिन इसके लिए ये वाली बात जो अपने आप से फॉर्म हो रही थी, इसके लिए इसको जो है बेसिकली कुछ लोगों ने तो ये तक कहा कि दुनिया की सबसे पुरानी रिवर जिसका नाम है रिवर नाइल, रिवर नाइल की मिट्टी भी जिस शक्ल में सूख जाएगी उस शक्ल का ऑर्गेनिज्म फॉर्म हो जाएगा। यहां तक लोगों का मानना था, क्योंकि लोगों का मानना था कि ऑर्गेनिज्म अपने आप से फॉर्म हो रहे हैं। दे आर प्रोड्यूस ए बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस का मतलब है कि विदाउट लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी या नॉन लिविंग से लिविंग फॉर्म हो रहा है। अगर ऐसी बात होती तो कुछ लोग रिवर नाइल की मिट्टी उठा के अपने यहाँ पे रख ली और सालों रखी है, सालों रखी, लेकिन उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो इससे ये समझ में आया कि लाइफ जो थी वो नॉन लिविंग से फॉर्म नहीं हुई है, स्पॉन्टेनियसली फॉर्म नहीं हुई है। ठीक है। उसके बाद एक और थ्योरी आई, दैट इज द थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस ये कहती थी कि ऑर्गेनिज्म जो था वो लिविंग ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस हुआ है। अगर देखा जाए तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया में नजर आ रहे हैं इनका कोई ना कोई पेरेंट रहा होगा, और पेरेंट रहा है तो डेफिनेट बात है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से फॉर्म हुआ है। समझ रहे? लेकिन फिर बात वहीं घूम के पहुंचती है कि आखिर वो पेरेंट, पहला पेरेंट जो लिविंग बना होगा वो कैसे बना है। बात यहां तक समझ में आ रही है? फिर इस बात को कि यस आखिर सर। ऑर्गेनिज्म अपने आप से फॉर्म हो जाता है, इस बात को भी सोचने के लिए 3 साइंटिस्टों ने अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए। जैसा कि एक बंदा था रेडी, एक था स्प्लेंजनी और एक था लुइस पास्चर। लुइस पास्चर ने क्या करा कि एक फूड को, एक शुगर सॉल्यूशन को पहले स्ट्राइल बनाया, पूरी तरीके से स्ट्राइल किया, और स्ट्राइल करने के बाद उसने क्या किया कि उसको उसमें एक डिलीवरी ट्यूब लगा दी, और वो डिलीवरी ट्यूब जो था वो फिल्टर की तरह काम कर रही थी, जिसके जरिए बाहर से, एनवायरमेंट से, एयर से कोई भी माइक्रोब उसमें एंटर नहीं कर सकता था। और जब कोई भी माइक्रोब उसमें एंटर नहीं कर सकता था तो इसका मतलब ये हुआ कि उस सॉल्यूशन के अंदर कोई भी माइक्रोब पैदा हुआ ही नहीं। और जब कोई माइक्रोब पैदा नहीं हुआ तो इससे समझ में आ रहा था कि माइक्रोब एयर में है। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया कि अपने डिलीवरी ट्यूब को, जो बेसिकली जो फ्लास्क था उसके जो नेक थी उसको तोड़ दिया, और अब उस सॉल्यूशन से एयर कांटेक्ट में आ गया। और जब एयर कांटेक्ट में आ गया तो माइक्रोब सॉल्यूशन के ऊपर तेजी से ग्रो कर गया, और कुछ ही वक्त में उसने देखा कि सॉल्यूशन के ऊपर माइक्रोब्स ग्रो हो गया। और जब कुछ ही वक्त में माइक्रोब सॉल्यूशन के ऊपर ग्रो हो गया तो इससे ये पता चला कि ऑर्गेनिज्म जो था वो एयर से आया है। लेकिन फिर एक सवाल पैदा हो जाता था कि आखिर कहां से आया इस ऑर्गेनिज्म, इस एयर में, एयर में भी ऑर्गेनिज्म कहां से आया है। तो इस बात को समझाने के लिए एक और थ्योरी आई, दैट इज द ओपरेन और हाल्डेन थ्योरी। दैट इज एन ओपरेन और हाल्डेन थ्योरी आई, और ये बेसिकली मॉडर्न थ्योरी थी। दैट इज मॉडर्न थ्योरी थी। तो बेसिकली ओपरेन जो थे वो रशिया के थे, और हेल्डन जो थे वो इंग्लैंड के थे। ठीक है। इन्होंने क्या किया कि इन्होंने एक हाइपोथेसिस दिया। तो दे एक्सप्लेन
the hypothesis of chemical evolution. इन्होंने केमिकल एवोल्यूशन की एक हाइपोथेसिस दिया। तो इन्होंने कहा कि अर्लियर अर्थ मैंने कहा कि ऑन अर्लियर अर्थ देयर वर नो ओजोन लेयर and the radiations reach on earth, which cause chemical reaction and that chemical reaction form molecules which assemble together and form organism. ये एक हाइपोथेसिस दिया था इन्होंने, दैट इज ओपरन और हेल्डन ने। तो देखिए इन्होंने कहा कि अर्लियर अर्थ पर जब कोई भी ओजोन लेयर नहीं था, जब ओजोन लेयर नहीं था यहाँ पर, तो उस वक्त यहाँ पर जमीन पर रेडिएशन आता था अर्थ पर, और अर्थ पर जो केमिकल्स थे वो आपस में रिएक्ट किए, ठीक है, कॉज केमिकल रिएक्शन एंड दैट केमिकल रिएक्शन फॉर्म मॉलिक्यूल्स, और इन्होंने क्या बनाए, मॉलिक्यूल्स। और जब ये मॉलिक्यूल्स आपस में एक साथ इकट्ठे हुए तो इसने फॉर्म कर दिए ऑर्गेनिज्म को, ठीक है। ये हाइपोथेसिस दिया था बेसिकली ओपरेन और हेल्डन ने। इसके बाद इनके हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन किया था मिलर एंड यूरे ने। तो ओपरेन एंड हेल्डन hypothesis was experimentally proved by Miller and Urey। इन्होंने क्या किया, एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया इन्होंने और इसके अंदर गैसेस भरती, और ये बेसिकली इलेक्ट्रोड्स हैं। इलेक्ट्रोड्स, ये हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स हैं। हाई पोटेंशियल, बहुत ज़्यादा बिजली इस पे लगाई हुई थी, तो ये हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड्स थे। और इसमें गैसेस ली, उसने 4 गैसेस ली थी, और 4 गैसेस को याद करने का तरीका है दैट इज हवा। तो हवा का मतलब क्या हुआ
that is H for hydrogen, A for ammonia, W for water, और ये मैंने कहा कि दिस इज एन M, ऐसे करके अगर देखें तो ये M है, तो दैट मीन्स दिस इज मीथेन। तो ये 4 गैसेस थी इसके अंदर, और इन 4 गैसेस को इन्होंने तो दिस इज पंप, और ये है कंडेंसर, इस तरीके से। तो यानी ऐसा किया कि इन्होंने यहाँ से गैसेस जा रही थी, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे गई, ऐसे आई और फिर ऐसे गई। यहाँ पर हाई पोटेंशियल के अक्रॉस ये गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही थी, और इन गैसेस में देखें तो 4 गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही थी। हाइड्रोजन था, अमोनिया था, वाटर था और मीथेन था। और जब ये चारों गैसेस आपस में रिएक्ट कर रही थी तो ये गैसेस यहाँ से गई, यहाँ से गई, यहाँ आई, यहाँ आई, देन यहाँ आई। इस तरीके से ये गैसेस सर्कुलेट कर रही थी। यहाँ पर क्या हो रहा था कि ये हाई पोटेंशियल था, बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ था, और जब ये गैसेस ऐसे करके रेगुलेट कर रही थी तो पंप का काम था इसको पंप करना गैसेस को, और कंडेंसर इसको ठंडा करके फिर भेज रहा था, यहाँ पर ठंडा करके फिर भेज रहा था। और इस तरीके से गैसेस को लगातार चलती रही, लगातार चलती रही। तो तकरीबन 1 वीक के बाद, तो मैंने कहा कि आफ्टर 1 वीक इन्होंने पाया कुछ अमाइनो एसिड्स फॉर्म हो गए। क्या फॉर्म हो गए? दैट इज अमाइनो एसिड्स फॉर्म हो गए हैं यहाँ पर। और जब अमाइनो एसिड्स फॉर्म हो गए तो इनका कहना था कि जिस तरीके से अमाइनो एसिड्स फॉर्म हुए हैं इसी तरीके से और भी मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए होंगे, और जब ये और भी मॉलिक्यूल्स आपस में फॉर्म हुए होंगे तो ये सारे मॉलिक्यूल्स आपस में इकट्ठे होने के बाद इन्होंने ऑर्गेनिज्म को फॉर्म किया होगा। ये एक्सपेरिमेंट किया था मिलर एंड यूरे ने। तो यानी इनका कहना था बेसिकली कि जिस वक्त अर्थ जो था, यानी ये जो बेसिकली हाइपोथेसिस दिया था, उसने कहा, इन दोनों ने कहा था कि अर्लियर अर्थ जो था ये हॉट डाइल्यूट सूप होगा, केमिकल का हॉट डाइल्यूट सूप होगा या प्रीबायोटिक सूप होगा, दैट इज प्रीबायोटिक सूप होगा। और ये सूप जो था वो इस रेडिएशन की वजह से खूब रिएक्ट किया होगा, जिससे मॉलिक्यूल्स फॉर्म हुए होंगे। और इन्होंने कहा कि जैसे अमाइनो एसिड बने, अमाइनो एसिड से शुगर प्रोटीन बन गए, इसी तरह यानी शुगर्स बनी होंगी, शुगर्स के साथ साथ फैट और लिपिड्स बने होंगे, इसके साथ साथ न्यूक्लिक एसिड बने होंगे, इसके साथ साथ और भी केमिकल्स बने होंगे जिसने फर्स्ट ऑर्गेनिज्म फॉर्म किया है। तो ये था इस एक्सपेरिमेंट का बेसिकली कंक्लूजन। कुछ समझ में कहानी आई है नहीं आई है?